नमस्कार दर्शकों। मैं सुनील वशिष्ठ, वैदिक ज्योतिषाचार्य। आज हमारे बीच में आयुर्वेद के जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि धन्यवाद। दर्शक हमारे जानते हैं, हम लोगों ने आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों को मिलाने का प्रयास कर रहे हैं कि एक आम आदमी की भाषा में हम रोगों के बारे में समझा सके, उनकी सावधानियां तथा उनके उपाय, और साथ में उनको दवाओं का ज्ञान बता सके। ऐसा प्रयास एस्ट्रो पाठशाला कर रही है। उसी विशेष कड़ी में आज का जो टॉपिक है वो है इरिटेबल बावल सिंड्रोम। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में मोटा मोटी अंदाजा लगाया जाए तो 9 से 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस समस्या से पीड़ित है। आज हम इस समस्या के बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और डॉक्टर साहब से समझेंगे कि ये बीमारी है क्या, ये होती क्यों है। वैसे दर्शकों के लिए मैं एक सामान्य भाषा में बता दूं, ये एक ऐसी बीमारी है जो है तो डाइजेस्टिव इश्यूज, बट इसमें इंसान सुबह सुबह मल त्याग करने के लिए जाता है, परंतु उसको ऐसा लगता है कि पेट ढंग से साफ नहीं हुआ। इस हिसाब से उसको सुबह सुबह ही 2 से 3 बार टॉयलेट जाना पड़ जाता है, क्योंकि दिमाग में एक चीज है कि पेट साफ नहीं हुआ। और कभी तो थोड़ा सा भी, हल्का सा भी तला फला, भुना हुआ हैवी फूड खा लेगा या कोई गर्म चीज खा लेगा तो उसको लगेगा कि तुरंत टॉयलेट जाओ। जब तक वो टॉयलेट नहीं जाएगा, जब तक उसको अंदर से इरिटेशन होती रहेगी, उसको पेट में गड़बड़ी नजर आती रहेगी। ये भी बड़ी समस्या है कि ऐसा आदमी कभी बेचारा जीवन में स्वाद ही नहीं ले पाएगा ऐसे तो। और जैसे ही कुछ हल्का सा भी रिस्क लेने की पोजीशन होता है, पेट साफ करने भागना पड़ता है। ऐसे लोगों के साथ ये भी एक समस्या है। जैसे ही उन्हें कोई कहे चलो भाई, ट्रेन इतने बजे से इतने बजे शुरू होगी, चलो मैं चलना है स्टेशन पर तुरंत, जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा उनकी एंजाइटी बढ़ती चली जाती है और उनका मन करता है एक बार टॉयलेट और चला जाऊं मैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अचानक से कह दो यार तुम्हारी फ्लाइट छूटने वाली है, अचानक से कह दो यार चलो बस बैठो और फलाने शहर में जाना है। कोई भी अचानक से किया गया बात या अचानक से कोई टाइम या कोई बड़ा इवेंट उनकी लाइफ में होता है, कोई मेन इंसिडेंट उनके लिए होता है, तो उनके दिमाग में एक एंजाइटी बढ़ जाती है और सारा असर पेट पर आ जाता है और व्यक्ति मल त्याग करने के लिए भागने लगता है। वैसे देखो तो ये कई बार पेशेंट को ही नहीं समझ में आता कि ये मेरी बीमारी है। उसको लगता है पेट ही तो साफ हो रहा है, क्या गलत है इसमें, क्या खराब है, तू तो बहुत अच्छा है क्योंकि खाया पिया और मल त्याग कर दिया। लोग तो तरसते हैं कॉन्स्टिपेशन के मारे। यहाँ तो अपने आप ही त्याग हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है, हिसाब किताब पेट साफ हो रहा है। पर ये एक बीमारी है, तो आइए समझते हैं ये बीमारी है क्या। तो डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे दर्शक ये बात लिख रहे हैं कि आईबीएस के बारे में बताया जाए, और आपके पिछले प्रोग्रामों को हमारे दर्शकों ने बहुत पसंद किया। पर्सनल ईमेल्स भी हम उन्होंने डाले हैं, पर्सनल मैसेजेस भी किए हैं। उन्होंने आपको धन्यवाद भी दिया है कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से जा रहा है, और उन्होंने विशेष डिमांड रखी कि आईबीएस के बारे में समझाया जाए। तो डॉक्टर साहब, क्या चीज है ये? आईबीएस हम सामान्य रूप से ये पाचिका अग्नि के डिस्टर्ब होने से और समान वायु जो एक वात का ही टाइप है उसके विकृत होने से डेवलप होती है। अच्छा, कहा तो जाए ये भी वात रोगी है? ये वात जैसे रोग। कॉन्स्टिपेशन एक वात रोग था, वैसे ये भी एक वात रोग है?
हाँ जी, कॉन्स्टिपेशन में वात की एक टाइप होती है अपान वायु, उसकी वजह से होता है। और यही वात की एक टाइप है समान वायु, जिसकी जी। वजह से इंटेस्टाइन की मूवमेंट्स काफी स्लो हो जाती हैं। और इसमें साथ के साथ में पाचका अग्नि का भी बहुत एक अहम रोल प्ले करती है, जिसमें हम्म। पाचका अग्नि स्लो हो जाती है, वीक हो जाती है। जो भी हम खाते हैं उसको प्रॉपरली वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और जो हमारी ग्रहणी, ड्यूोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तीनों ही इफेक्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हमने कोई भी भोजन खाया है, उसके बाद गृहिणी लोग उसे प्रॉपरली डाइजेस्ट ना करके अनडाइजेस्टेड एंड डाइजेस्टेड फूड दोनों को ही छोटी आंत में आगे भेज देते हैं। और वहां समान वायु के विकृत होने से वो अपना जो मोमेंट है इंटेस्टाइन की, और जो उसकी ताकत है कि खाने से न्यूट्रिशंस को लेके और मल को आगे भेजने की, वो मोमेंट स्लो हो जाए। ना तो वहां पे प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन हो पाता है खाने का, और मल की जो मूवमेंट है वो भी स्लो हो जाती है, तो जिससे वो आगे बढ़ने में परेशानी करता है। और इसमें क्या होता है कि पेशेंट को बार बार उस चीज के लिए जाना पड़ता है, कि थोड़ा सा मल आगे गया वो फिर मल त्याग के लिए आगे चला गया, फिर थोड़ा सा कुछ हुआ फिर वो बार बार चला गया। तो यही मुख्य तौर से हम इसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ग्रहणी, या इसी के ज्यादा विकृत होने से हम इसको संग्रहणी भी कहते हैं। संग्रहणी में क्या होता है कि पेशेंट को बिल्कुल ही दस्त लगने स्टार्ट हो जाते हैं। वो दिन में 10 बार, 15 बार, 20 बार लूज मोशन, ये सब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इरिटेशन डेवलप होने से। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर साहब, इस बीमारी की जो शुरुआत होती है वो होती है डाइजेस्टिव फायर के वीक होने से। हाँ जी। जिसे आपने पाचक अग्नि कहा, कि हाँ जी। पाचक अग्नि हमें नव ग्रहों में से सूर्य प्रदान करता है। सूर्य हमारा पॉजिटिव पित्त है, हमारी डाइजेस्टिव फायर को वो बैलेंस रखता है। तो मित्रों, जिन लोगों की जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रह कमजोर होता है, कमजोर होने के कई कारण हैं। या तो सूर्य नीच राशि में हो जाए, सूर्य राहु के साथ हो जाए, सूर्य केतु के साथ हो जाए, सूर्य शनि के साथ हो जाए, सूर्य कुंडली के छठे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में या 12वें भाव में हो जाए, तो सूर्य की स्थिति कमजोर हो जाती है। कई बार सूर्य नवमांश कुंडली में यदि कमजोर हो जाए तो भी स्थिति गड़बड़ हो जाती है। तो जो डॉक्टर साहब ने बताया है वो ये बताया है कि अगर डाइजेस्टिव फायर वीक है तो ये आगे चल करके आईबीएस में कन्वर्ट हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ये बताएं, ये ऐसा बार बार उसमें ख्याल आता है कि पेट साफ नहीं हुआ, पेट नहीं साफ हुआ, तो ये कोई साइकोमैटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कि मानसिकता से तो जुड़ा हुआ रोग नहीं है कहीं ये हमें? जैसे कुछ लोगों को होता है कि गाड़ी ठीक से बंद हुई कि नहीं, वो 2 बार चेक करेंगे, ताला लगाया तो फिर वो 2 बार 3 बार जाके चेक करेंगे कि ताला लगाया कि नहीं लगाया है। तो ये सब चीजें हो रही हैं। बिल्कुल, इसका हमारे मानसिकता से बहुत ही गहरा संबंध। किसी तरह से फोबिया है, किसी के अंदर कोई डर है, या किसी चीज पे जो लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, एंगर इश्यूज होते हैं, और जिन लोगों को स्ट्रेस या डिप्रेशन या किसी एक लंबी चीज को लेके वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी पाचका अग्नि ऑटोमेटिक वीक होती चली जाती है। और मानसिक रोग में वात की वजह से वो हमारी वात को भी इम्बैलेंस कर देता है, जिससे हमारी समान वायु भी डिस्टर्ब हो जाती है। और इन सब में हमारा जो, अगर हम कहें तो एक मेटाबॉलिज्म प्रोसेस सारी की सारी स्लो हो जाती तो डॉक्टर साहब, स्ट्रेस का इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि हमारा जो स्ट्रेस है वो हमारी पाचक अग्नि को कमजोर बना देता है। है। बिल्कुल बना देती तो है। और डॉक्टर ये साहब, इसके पेशेंट को लक्षण, क्या लक्षण ऐसे हैं, क्या सिम्टम्स हैं कि वो समझ पाए कि मुझे, मैं इस रोग का धीरे धीरे शिकार हो रहा हूँ, और उसे डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? इसमें सबसे पहले पेशेंट को वॉमिटिंग टाइप से फील होता है, नोजिया जिसे हम कहते हैं। इसमें प्यास बहुत अधिक लगती है, वो इतना पानी पीता है और उससे प्यास बहुत अधिक लगती है।
उसे चक्कर आने लगते हैं और बहुत ज्यादा थकावट रहने लगती है। वो ये बोलता है कि मैं हर तरह का न्यूट्रिशन, ड्राई फ्रूट्स भी, मैं बहुत प्रॉपरली खाना भी खा रहा हूँ, मुझे किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, और फिर भी मुझे लगातार थकावट बनी रहती है। इसमें हमारे को काफी यानी कि चलते चलते चक्कर आ जाते हैं। इस तरह की समस्याएं हमें देखने को मिल जाती अच्छा जी, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब इसके? हैं। इसके बहुत ही बड़े कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एक तो पेशेंट को कभी दस्त लग जाएंगे, कभी उसमें कब्ज बन जाएगी। वो एक रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती है उन पेशेंट्स के अंदर। इनमें सबसे ज्यादा केसेस हमने पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुला, इन जैसी चीजों को देखने के लिए हमें बहुत ज्यादा हमें मिलते हैं। हम्म। और खून की कमी भी कई बार ऐसा हो सकता है? जब न्यूट्रिशंस की एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में कम हो जाएगी, तो उससे हमारे शरीर में जब न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी को देखने को मिला। यानी आयरन की डेफिशिएंसी भी इसके अंदर हो जाती है, क्योंकि आपका हाँ, मानना ये है कि इसमें न्यूट्रिशंस तो बॉडी को मिल ही नहीं रहा। मिल ही नहीं वो रहा। तो वो न्यूट्रिशंस होने से मिलने से पहले ही वो चीज आगे बढ़ गई है, और हाँ हमारी जी। बॉडी को तो मिला ही नहीं। तो हाँ जी। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं, ये फिर आखिर सारा खेल जो डाइजेस्टिव फायर का है, ये जब वीक होने के बाद ऐसी सिचुएशन बनती रहती है, तो डाइजेस्टिव फायर को कैसे जगाया जाए या बैलेंस किया जाए? इसको बढ़ाना है कि घटाना है? देखिए, डाइजेस्टिव फायर को हमें बैलेंस करना होता है, क्योंकि मुख्यतः इन पेशेंट्स में हमने देखा है कि उनकी डाइजेस्टिव फायर बहुत वीक हो जाती है। तो उसको हमें बढ़ाने की बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम आहार की बात करें, तो उसमें हमें हल्का भोजन और उनमें लाइट टू डाइजेस्ट, और मोस्टली हमें कुक फूड खाना चाहिए। उनकी ओके। डाइजेस्टिव फायर इतनी वीक हो जाती है कि वो एक कच्चा यानी कि सैलड या फ्रूट्स तक को भी वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ओ। और इसी में हम आगे एक कुछ हमारे पास मेडिसिन हैं नॉर्मली, उनसे जैसे चित्रकादी वटी है, उससे भी डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज किया जा सकता है और उसे बैलेंस किया जा सकता तो डॉक्टर साहब ये तो फिर लोगों से बड़ी गलती होती है, जैसे ही लोगों का पाचन हल्का सा कमजोर होता है, वो तो सलाद खाने के लिए दौड़ते हैं, वो तो फलाहार के ऊपर चले जाते हैं, रसाहार के ऊपर चले जाते हैं। उनको तो लगता है यार फ्रूट्स खाएंगे तो मच बेटर रहेगा, और वो बल्कि कुक्ड फूड से को तो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो बड़ी मिस्टेक नहीं हो रही? है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है आज के टाइम पे, कि हम्म। जिसके अंदर कि हमारी डाइजेस्टिव फायर जब बहुत ज्यादा हाई होती है, तो हम फलाहार या हमें सैलड या फ्रूट्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। लेकिन यही चीज पेशेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं आज के टाइम पे, कि जो ये प्रॉब्लम है, कि ये एक डॉक्टर से कंसल्ट करके उन्हें प्रॉपरली निदान कराना चाहिए कि उन्हें प्रॉब्लम एक्चुअली समस्या है क्या। उसके अकॉर्डिंग हमें गाइड करना होता है कि आपको ये फलाहार या वो चीजें, ऐसा नहीं है कि वो वैसी हैं, बट उनको हमें कुक फूड पे लेके आए। एक्चुअली डॉक्टर साहब आजकल पॉडकास्ट पे क्या, पूरे गूगल पे क्या, लीफी वेजिटेबल्स, लीफी कच्चा खाओ, सलाद खाओ, ये खाओ, तो व्यक्ति के दिमाग में चारों तरफ ये घूम गया कि स्वास्थ्य का राज ही कच्ची चीज के अंदर है। कच्चा प्याज खाओ, कच्चे टमाटर खाओ, ये खाओ, जितना कच्चा खाओगे उतना ही बेटर रहेगा। पर शायद ये सिर्फ सूत्र उन लोगों के लिए है जिनका डाइजेस्टिव फायर ठीक है या बैलेंस है। उन लोगों के लिए तो ये कच्चा खाना, सलाद खाना बेटर रहेगा। अदरवाइज उनको ये सब्जियां भी लेनी है तो कुक फॉर्मेशन में ही लेना ज्यादा बेटर होगा। जी डॉक्टर हाँ, साहब, मुझे ये बताएं डॉक्टर साहब, ये आखिर आ, फंसते क्यों हैं लोग इसके चक्रव्यूह में, इस बीमारी के मतलब कारण क्या है इसके? इसके सबसे बड़ा कारण है कि उनका आजकल का फास्ट फूड खाना, ठीक उनका है। एक हैवी डाइट को खाना, या हम्म। पिछले जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ है उससे पहले दूसरा एक अगला खाना भी हमने खा लिया। यानी कि एक इंटरवल जो कि खाने के बीच में होना चाहिए, वो प्रॉपरली पहले वाला डाइजेस्ट नहीं हुआ और हमने अगला खा लिया। तो पाचका अग्नि के ऊपर इतनी हैवी बर्डन आ जाता है कि वो समझ ही नहीं पाती, और वो इतनी वीक हो जाती है कि वो इतने हैवी खाने को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती।
और उसको वो बिना डाइजेस्ट किए, पूरी तरह से डाइजेस्ट किए बगैर ही उसे आगे छोटी आंत की तरफ भेज दे। लगता है डॉक्टर साहब, खाना जो है नीड नहीं है आज के समय में, वो एक इमोशंस हो गया है। खुश हाँ है जी। तो खाना खा लो, गम है यानी कि डिप्रेशन में स्ट्रेस में है तो और खाना खा लो। अगर ये घर का खाना पसंद नहीं आ रहा तो बाहर से मंगवा लो। आ, सुबह जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं इसलिए खाना खा लो, दोपहर में लंच हो गया इसलिए खा लो, फिर शाम को 4 बजे स्नैक्स का टाइम हो गया इसलिए खा लो, रात को फिर खा लो। पेट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, बस खा लो। हाँ तुम्हारी जी। हमारी मुलाकात हो गई इसलिए खा लो, फ्रेंड्स आ गए इसलिए खा लो, रिश्तेदार आ गए इसलिए खा लो, कुछ नहीं खाली बैठे तो इसलिए खा लो, इसलिए खा और नहीं लो। कुछ बैठे तो फिल्म देखने के लिए खा लो, क्योंकि पॉपकॉर्न तो रख ही लो। तो घर के अंदर पॉपकॉर्न नहीं रख पा रहे तो कुछ और रख लो, पर खा लो। हाँ। तो शायद आपकी बात से ये मुझे लगा है कि ये जो हमेशा खाते रहने वाला जो प्रोग्राम है, और हर हालत में कोई ना कोई बहाना बनाना, और जिसमें हैवी फूड का आपने जिक्र किया, तो डॉक्टर साहब ये हैवी फूड को कई लोग बर्गर पिज्जा इनसे तो मान लेते हैं, पर क्या इनके अलावा हमारी रसोई में और हैवी फूड नहीं है क्या? इसमें हमारी किचन में जो मिलने वाली चीजें, जैसे कि हमने कच्चा पनीर खा लिया, ठीक हमने है। छोले खा लिए, हमने हम्म। राजमा खा लिए, हमने हम्म। दाल को गाढ़ा गाढ़ा बना के खा लिया, प्रोटीन को उन्होंने बहुत हैवी क्वांटिटी में ले लिया। और आजकल हम्म। एक चीज मैं देखता हूँ कि पेशेंट्स यानी कि प्रोटीन पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो दिन भर प्रोटीन खाते रहते हैं, और वो उनके डाइजेशन को वीक करता जा और वो रहा है। पच यही ही नहीं एक। रहा उनका। हाँ जी। अच्छा, तो ये जो अपना बाजरा वगैरह है, ये भी हैवी में नहीं आता क्या? ये आपका बाजरा हो गया, मक्के की रोटी हो गई है आपकी, और आपका ये क्या मिलेट्स हो गया। मिलेट्स हो गए, जो एक दो से तीन तरह चार तरह या मल्टी मिलेट्स को मिक्स करके खा रहे हैं। ये हम्म। सब एक हैवी फूड के अंदर है। इसको हम्म। डाइजेस्ट करने के लिए हमें बहुत इजीली, यानी कि एक तो इंटेस्टाइन पाचन पहले ही कमजोर हो गई, और ऊपर से हमने जो ये सब जो खाना है, ये सब इतना हैवी है कि वो इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। और ऊपर से हम्म। ये सारे खाने जो प्रोटीन हमने डाले हैं, ये वात को भी इम्बेलेंस कर, जिससे हमारे इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों में ही वात का इंक्रीज होकर डिस्टर्बेंस हो। हम्म। और डॉक्टर साहब इसमें जैसे इम्पेशंस, अग्रेशन, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये भी चीज इंक्लूड होती है क्या? बिल्कुल इंक्लूड होती हैं ये सब चीजें। जितना ज्यादा आप एंजाइटी को होगी पेशेंट में, या जब किसी भी काम को, छोटे से काम को भी करने में आपको अगर स्ट्रेस ले रहे हैं, और ये सब चीजें आपका, जैसे कि कोई डिप्रेशन है या किसी तरह की किसी की कोई प्रॉब्लम आ गई है, और हम छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन हो रहा है, या कोई भी ज्यादा बहुत किसी ने कुछ कहा नहीं कि हम एकदम से गुस्सा हो गए, या हमने बोला कि हमें किसी बॉस से मिलना है, या किसी ने बुला लिया है हमारे सीनियर ने, तो उनमें एक एंजाइटी, एक फियर डेवलप हो जाता है। ये सब चीजें हमारी पाचका अग्नि को, हमारी बात को इम्बैलेंस करती हैं, और एक वीक सिस्टम को डेवलप करती तो है, और ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करती है। तो जो हमारे मन के ऊपर जो इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, चाहे हमारी फैमिली से आ रहा है, चाहे हमें अपने कैरियर से आ रहा है, या हमारा वो नेचर का हिस्सा है, तो उसमें क्या चीज मदद कर सकती है ये स्ट्रेस एंजाइटी को कम करने के लिए? क्या इसमें मेडिटेशन हेल्प करता है, या कोई दवाई हेल्प करती है डॉक्टर साहब? इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं बोलूंगा कि पेशेंट को बहुत ज्यादा रेस्ट करना चाहिए, और प्राणायाम, मेडिटेशन एंड अनुलोम विलोम पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। और इसमें एक और होता है कि हम सिर की हम मालिश करनी चाहिए ब्राह्मी तेल से। उससे हमारे को एंजाइटी स्ट्रेस को रिलैक्स मिलता है। और ब्राह्मी का चूरन या टैबलेट दोनों ही मार्केट में अवेलेबल है, जिसको जैसा भी लगता है वो उसको ले सकता है डॉक्टर की सलाह के अनुसार। और इसमें हमारा एक बहुत ही अच्छा है आयुर्वेदा के अंदर थेरेपी, जो सिरोधारा के नाम से जानी जाती है, जिसमें हम तेल के ऊपर लगातार 30-40 मिनट तक तेल की धार बना के रखते हैं, जिससे इसमें हमें स्ट्रेस को लेके काफी हेल्प हमें इसमें मिल जाती है, और हमें इन सब मानसिक रोगों से हमें छुटकारा मिल जाता
कुल मिलाकर के हमें रिलैक्सेशन टेक्निक को सीखना होगा, हाँ अपनी जी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को बहुत स्लो स्लो करना होगा। वो ब्रीदिंग टेक्निक को अपनाना है जो दिमाग को सुकून दे, दिल को शांति दे, और कोशिश करे, प्रयास करे, छोटे छोटे झगड़े में नहीं घुसना है, लड़ाई झगड़े में नहीं आना है, छोटी छोटी बात पर विवाद नहीं करना है, क्योंकि हमारा नेचर उस तरह का हो गया है। तो इसलिए हमें उन झगड़ों में नहीं पड़ना है, नहीं तो किसी का कुछ और नहीं बिगड़ेगा, प्रॉब्लम में निश्चित रूप से आप ही फंसने वाले हो। तो डॉक्टर हाँ, साहब, ये बात तो हो गई, पर एक सामान्य व्यक्ति जिसको ऐसे लक्षण आ रहे हैं, वो खाने में क्या खाए और क्या ना खाए? ये तो आपने बता दिया भाई, हैवी फूड नहीं लेना है। हाँ जी। ये पर क्या ऐसा खाएं जो बढ़िया तरीके से हजम भी हो जाए और वो व्यक्ति धीरे धीरे स्लो स्लो ठीक भी हो? इसमें सबसे पहले मैं नाम लूंगा छाछ का। ठीक है। छाछ के अंदर हमें भुना जीरा और हल्का सा काला नमक मिला के, बट ये फ्रेश होनी चाहिए, फ्रेश ओके। छाछ, उसी को हमें यूज करना है। और ये छाछ पैकेट में बंद नहीं, पैकेट बंद पैकेट जो आ रहे? बना, ठीक इसमें है। हमें एक और इम्पोर्टेंट चीज का ध्यान रखना कि कुछ लोग दही में ही पानी मिला के उसको मिक्स कर लेते हैं और उसको, और वो लस्सी या उसको बना, छाछ वो होती है जिसमें से मक्खन निकल जाए, ओ। उस छाछ का हमें यहाँ पे प्रयोग करना है। और उसमें हमें भुना जीरा और काला नमक लगा के रोज 1 से 2 गिलास हमें फ्रेश उसको पीना चाहिए, जो घर का बना। इसके साथ हमें लाइट खाना, जैसे कि हमें सूप हो गया है, बट वो सूप भी एकदम इतना कुक प्रॉपरली होना चाहिए कि उसमें जो भी वेजिटेबल्स हमने डाली हैं वो इजिली पूरी तरह से मैश हो चुकी हो, और हमारी जो पाचका अग्नि पहले ही कमजोर है उसको इतनी ताकत ना लगानी पड़े उसको डाइजेस्ट करने के लिए। मतलब इसके उनको भी अलावा शांति देनी है, पेट को भी ताकती शांति में, देनी है। यानी कि जितना हम इजी टू डाइजेस्ट की हम बात करें तो यानी कि वो खाना कि जो इजिली डाइजेस्ट हो जाए। इसके अंदर हमें आ, खिचड़ी बनाए लेकिन बिल्कुल पतली पानी की तरह, हमें दलिया भी खा सकते, हमें सब्जी भी खा सकते हैं, बिल्कुल वो ग्रेवी वाली होनी चाहिए, वो सूखी सब्जी ना हो, जैसे कि हम्म। भिंडी, बैंगन, इस टाइप की जो हम ड्राई सब्जियां बना लेते हैं या मिक्स वेजिटेबल्स बना लेते हैं, उनको नहीं खाना है। हमें ग्रेवी वाली फॉर्म में सब्जी को बनाना है, और हमें उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पका दें ताकि वो ज्यादा अच्छे से पक जाए और हमारे पेट को ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े डाइजेस्ट करने की। मतलब इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए और उसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होना चाहिए। फाइबर अच्छी मात्रा में होना चाहिए, और हमें सबसे इम्पोर्टेंट कि समय पे खाना चाहिए। और इसमें हमें पहले भोजन के दूसरे भोजन को तभी ले जब तक पहला भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट ना हो जाए, मतलब कि आपको जब भूख लगनी स्टार्ट हो जाए तभी हमें, उसके भी आधे घंटे बाद हमें कुछ भोजन, नेक्स्ट भोजन हमें करना। कई लोगों को साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, अगर वो, अगर बचपन से 3 समय खा रहे हैं और एक समय उनको खाना ना मिले, बेशक उनके पेट में भूख नहीं लग रही होती है, पर दिमाग में उनके खलबली मच जाती है कि यार आज तो खाना नहीं खाया, तेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। तो यही तो इसका भी कोई निदान है? डेवलप उनको लिए इसमें क्या होता है कि मेरे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग तो 2 मील ही होने चाहिए इंसान के, कि एक सुबह ले लिया एक शाम को ले लिया। लेकिन अगर फिर भी उनके अंदर रहता है कि वो ये चीजें नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इसमें नारियल पानी भी ले सकते हैं, बीच में मैंने फ्रेश लस्सी का जिक्र किया वो ले सकते हैं। और इसी तरह का में इसमें एक फल है, पका हुआ सेब, इसमें वो लिया जा सकता है। केवल एक ही चीज मैं यहाँ कहूंगा कि ये बहुत हेल्पफुल उसके लिए यहाँ रहेगी। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, क्या चीज ऐसी हैं जो बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए जैसे ही पता चले कि उनको आईबीएस की प्रॉब्लम हो गई है? वो कौन कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल त्याग देनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इसमें हमें सभी प्रकार की चाय और कॉफी, ये नहीं कि कोई ग्रीन टी पी रहे हैं कि कोई हर्बल टी है, हमें सभी प्रकार की चाय और कॉफी को बंद कर देना चाहिए। एसिडिक फूड जैसे कि कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन हो गया, ये नहीं खाना चाहिए। एसिडिक में हमारा कुछ लोग सोडा भी पी लेते हैं, कुछ लोग इसमें आपका ग्रीन टी से लेके और अपना कोई हर्बल पेय वगैरह पी लेते हैं। और इसमें हमारा आ, भिंडी हो गया है, और हैवी में बर्गर फास्ट फूड हो गया है या फ्रेंच फ्राइज जैसी चीजें हो गई हैं,
चीजों को अवॉइड और करना गोभी के बारे में क्या विचार है? घर वालों से चाहिए। सुना है कि साहब वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पैदा कर देती है, गोभी गैस बना इसमें देती है, आपका मटर बैंगन गैस हो बना गया है, देता है। बैंगन हो गया है, गोभी हो गई है, पत्ता गोभी, फूल गोभी एंड ब्रोकली। आजकल काफी ट्रेंड में है ये चीजें कि ब्रोकली खाओ, काफी हेल्दी है, बट वो इतनी इजीली डाइजेस्ट नहीं वो तो होती। वैसे ही मैन मेड है। हाँ जी। वो रंग हरा कर दिया हाँ उसका तो। बस, तो ये सब हाँ बिल्कुल इनको एकदम से बंद कर देना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, कई बार ये लोगों में फिल्में देख देख करके बड़ा मन करता है कि वो ब्रेड लेते हैं और मक्खन स्लाइस लगाते हैं, और उनको लगता है कि अब हम अंग्रेज बन गए, अगर हम भी मक्खन लगा के ब्रेड पे खाएंगे तो बेटर रहेगा। पर इससे एक चीज मैं दर्शकों को कहूंगा कि हर चीज का समाधान दवा नहीं होता। आयुर्वेद के अनुसार परहेज जो है वो भी दवा से बेहतर काम करता है। अगर आप दवा इस्तेमाल कर रहे हैं परंतु साथ में परहेज रख रहे हैं तो दवा का इफेक्ट आपको दिखाई देगा। अदरवाइज दवाएं थोड़ी समय के लिए वर्क करेंगी और लास्ट में आपको काम जो आएगा वो परहेज ही काम आएगा। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं जो भूल करके भी नहीं करनी चाहिए आईबीएस के पेशेंट को। और यहाँ पर मैं एक चीज और कहूंगा कि कुछ बीमारियां हमारे ऐसी होती हैं जिनके सिम्टम आपस में बड़े मिलते जुलते से रहते हैं। आदमी को समझ ही नहीं आता ये मुझे कॉन्स्टिपेशन है कि मुझे आईबीएस हो गया है, या मैं आईबीएस की तरफ जा रहा हूँ, या किसकी तरफ मैं हो रहा हूँ। वो एग्जैक्ट सिचुएशन का पता आपको एक्सपर्ट से बातें करके ही समझ में आएगा। अपने आप से फैसला ना ले। हमने आप पॉडकास्ट सुना, अरे कच्ची प्याज खाओ, कच्ची प्याज खाने से आपको बैक्टीरिया मर जाता है, आपका नेगेटिव ये हो जाता है, आपका पॉजिटिव वो हो जाता है, ये हो जाता है, और बड़े फायदे की सुन ली। अरे लहसुन खा लो, लहसुन की 2 कलियां खा लो, 3 कलियां खा लो, कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन हो जाएगा, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज खत्म हो जाएगा। ये सारी चीज हो सकती है, परंतु हमें देखना है कहीं आईबीएस के पेशेंट तो नहीं। बेशक आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, पर अगर आईबीएस की भी प्रॉब्लम चल रही है तो फिर ये काम नहीं करना, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, घटेगी नहीं। इसलिए बेस्ट आइडिया, ऑलवेज फॉलो एक्सपर्ट एडवाइस। अपने दिल की बात, अपने शरीर की बात अपने एक्सपर्ट से बताओ और उनको फैसला करने दो। अभी आपका रोग की कंडीशन क्या है, उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उसके लिए आपको डॉक्टर से ही बात करना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम लोग लाइफस्टाइल पे बहुत बात करते हैं, तो हाँ जी। लाइफस्टाइल में आखिर क्या ऐसा अपनाया जाए कि ये बीमारी आए ही ना, और अगर आ गई है तो जल्दी जाए। इसमें सबसे पहले हमें लाइफस्टाइल में हमें सिंपल रूटीन कि रात को जागना नहीं है, सुबह जल्दी उठना है। रात को जागने से हमारे शरीर में वात और पित्त दोनों विकृत होते हैं। तो हमें सबसे पहले रात को समय पे सोएं, सुबह समय पे उठें, और उसके साथ साथ हमें अपना जो खाना है वो हमें समय पे खा लेना चाहिए और इजी टू डाइजेस्ट। अगर हमें पता है कि हमें आईबीएस की प्रॉब्लम है, तो हमें जो भी आज हमने डिस्कस किया है उस तरह के खाने पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। दिन में बिल्कुल नहीं सोना है। दिन में सोने से भी हमारे शरीर में पाचका अग्नि अच्छा, और दिन वात में बढ़ जाए। सोने से पाचक अग्नि कमजोर हो जाती है? हाँ जी। ये बड़ी जबरदस्त बात बताई, क्योंकि अक्सर गर्मियों में तो, अब गर्मियां आएंगी, लोग एसी चला करके सोचते हैं बाहर तो गर्मी बहुत ज्यादा, तो थोड़ा एक राउंड लगा लो, मतलब आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा सा सो लो, तो उनको लगता है कि दिमाग रिलैक्स हो गया है। पर आप कह रहे हैं कि इससे कई बार वात बढ़ जाता है और पाचक अग्नि जो है हमारी कमजोर पड़ जाती है। हाँ ये जी। बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको आज सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, ज्योतिष में ये जो बीमारी देखी जाती है कुंडली के छठे भाव से देखी जाती है। वैसे तो छठा भाव रोगों का भाव होता है, पर हमारी आंतें, हमारा लीवर, हमारी पेनक्रियाज, ये सभी अंग छठे भाव के अंदर आते हैं। जब छठे भाव का दुष्प्रभाव हमारी जन्म पत्रिका में होता है तो हमें ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है।
पर यहां पर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। लगन का स्वामी, लगन का स्वामी अगर वेल प्लेस्ड होगा तो ऐसी प्रॉब्लम होने के चांस कम हो जाते हैं। प्लस में चंद्रमा की स्थिति को देखना बिल्कुल ना भूलें। डॉक्टर साहब बार बार हमें समझा रहे हैं कि इस रोग का मन से बड़ा भारी कनेक्शन है, स्ट्रेस से बड़ा भारी कनेक्शन है। चंद्रमा हमारे मन की स्थितियों को दिखाता है, हमारे मानसिक अवरोधों को बताता है, तथा हमारे स्ट्रेस को, हमारे डिप्रेशन को, हमारे अंदर की मानसिक अशांति को चंद्रमा के द्वारा पता लगाया जाता है। अगर जन्म पत्रिका में चंद्रमा डिस्टर्ब है, और मैक्सिमम मैंने देखा है आईबीएस के पेशेंट्स का चंद्रमा डिस्टर्ब होता ही होता है। बिना चंद्रमा के डिस्टर्ब हुए ये आईबीएस का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो उसके लिए चंद्रमा अगर डिस्टर्ब है तो चंद्र ग्रह के उपाय करें, पर सूरज का उपाय भी करना है। सूरज का उपाय में गायत्री मंत्र का जप, डेली 20 मिनट का गायत्री जप, बिना कैलकुलेशन किए, घड़ी देख करके, बहुत स्लो स्लो करना है, बहुत धीरे धीरे। डॉक्टर साहब ने वैसे ही कहा कि आराम ज्यादा करना है, भागदौड़ नहीं करनी है, कपाल भाती नहीं करनी है कि किसी ने देखा कि कोई बैठ के बोल रहा है जी आधा घंटा कपाल भाती करो हर रोग चला जाएगा, ये गलत बात है। अगर आप आईबीएस के पेशेंट है तो ये हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जो भी धीरे धीरे बैठ करके शांत मन के साथ जप किया जाएगा, जो आपको दृढ़ता प्रदान करे, वो आपके लिए उत्तम होगा। या भगवान श्री कृष्ण जी का जो मंत्र है, हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र है, ये आईबीएस की प्रॉब्लम के लिए रामबाण है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका जप अगर आईबीएस का पेशेंट लगातार करे, कम से कम आधा घंटा सुबह शाम कर ले तो बहुत ही उत्तम, नहीं तो एक समय तो करे ही करे। पर ये नहीं कि चलते फिरते कर रहे हैं, घूमते पार्क में हुए कर रहे हैं, वो नहीं करना। शांत मन से अच्छे आसन पर और बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठ करके ही इस जप को करना है। फिर जाकर के आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि जब मंत्र जप करें तो मन शांत होना चाहिए, बुद्धि बहुत ज्यादा घूमनी नहीं चाहिए। और आप जब जैसे जैसे शांत मुद्रा में आते चले जाएंगे, आपको देखिए दवाओं का और दुआओं का, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो आपके रोग को बहुत जल्दी राहत मिलेगी। पर डॉक्टर साहब हमारे यहाँ पे समस्या यह है कि हम जानते सब कुछ है पर मानते किसी की नहीं है। समस्या यहाँ पर फंस जाती है कि जबान हमारी काबू में नहीं है, पेशेंस हमारे पास है नहीं, और खाना सब कुछ है, पचे चाहे ना पचे, और हम जानबूझकर भी अपने आप को विषम परिस्थितियों में डालते रहते हैं, बहुत ज्यादा ज्ञान होने के बावजूद भी। और मैं कहूंगा ये काफी हद तक ज्ञानी लोगों का भी ये बीमारी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ये बल्कि मैंने तो जो अज्ञानी टाइप के लोग हैं उनमें ये बीमारी ना के बराबर देखी है, और ज्ञानियों में ये बीमारी बहुत ज्यादा हो जाती है। क्योंकि उनमें एंजाइटी का लेवल ज्यादा रहता है, वो सुस्त ज्यादा है, बर्डन का काम, दिमागी रूप से काम बहुत करते हैं। और जिनमें पेशेंस की कमी हो जाए तो बड़ी समस्या हो जाती है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, जो लोग आपकी बातों को फॉलो कर रहे हैं पर उनको परेशानी ज्यादा बढ़ी हुई है, तो कौन सी दवाएं ऐसी हैं जो इसके अंदर बहुत बेहतर काम कर सकती हैं? जी डॉक्टर साहब। इसके अंदर सबसे पहले मैं नाम लूंगा बिलवादी चूर्ण का। ठीक बेल है। चूर्ण इसमें सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा काम करता है। ये हमारी पाचकाग्नि को ठीक करने के साथ साथ हमारे वात को कंट्रोल करते हुए हमारे मूवमेंट को मेंटेन करता है। इसके जी बाद मैं लूंगा चित्रकादि वटी का। जी। चित्रकादि वटी हमारी डायरेक्टली पाचकाग्नि को बढ़ा बढ़ाती है, देती है। तो बढ़ा डॉक्टर साहब देती ये चित्रकादी वटी कितने लंबे समय तक ली जा सकती है? है। ये
लगभग 3 से 4 महीने तक हमें 2 टैबलेट सुबह 2 शाम करके हम ले सकते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर की से एक बार कंसल्ट कर लें कि आपकी बिल्कुल। डोज की स्थिति क्या है। इसके जी। अलावा हम बिलोएड भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक बहुत ही अच्छी टैबलेट आती है कुटसघन। इसके साथ में एक सिरप आता है कुटजा रेस्ट। ये तो सब डॉक्टर चीजें साहब, हम। ये जो कुटचगन बटी है, ये बेसिकली किस काम आती है? मतलब ये पेट के कीड़ों को मारती है, क्या काम आती है? हमने सुना ये कीड़ों के लिए भी अच्छी दवा है। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, और हमारे पेट में जो इरिटेशन डेवलप हो गई होती है और जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन वीक होती है उस पर वर्क करती है। और किसी भी तरह का जब कभी लूज मोशंस लगते हैं या कोई बैक्टीरियल डेवलपमेंट हो जाती है, किसी किसी को हमने देखा कि लूज मोशन इतने ज्यादा बैक्टीरियल हो गया कि उन्हें ग्रीन स्टूल पास हो रहा है, वहां पे भी कुटस घन वटी हम इसका यूज करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक एंटी बैक्टीरियल की तौर पे काम करती है। और उसी ओके, के तहत हम ये भी कह सकते हैं कि ये पेट के कीड़ों पे भी काम करती है। ओके, ओके, ओके। तो इसका मतलब तो डॉक्टर साहब, ये जो मेन बात यही है कि अपनी एग्जैक्ट कंडीशन बता करके जो है हम समझ सकते हैं। मैं दर्शकों को मैं बता दूं कि आप लोग हमारे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और कोई व्यक्ति किसी बीमारी से पीड़ित है, वो ये बात भी लिखे कि वो किस प्रॉब्लम से पीड़ित है। हम उसके ऊपर जो है वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, अगर जो पर्सन ऐसा है कि जिसमें दवाई बताई जा सके, तो हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेंट बॉक्स में भी जा करके डॉक्टर साहब के पास समय रहा तो जरूर उनका जवाब देने का प्रयास करेंगे। उनकी अच्छा। दवाओं के बारे में बात कर सकते हैं, आप लोग अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर जाएंगे तो डॉक्टर साहब का मेल आईडी वगैरह अवेलेबल है। आप डॉक्टर साहब से भी संपर्क करना चाहें तो आप कर सकते हो, और अगर वो भी निहायत जरूरी हो तो। अदरवाइज आपको हम पूरा का पूरा नॉलेज हम इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने प्राणायाम की जब चर्चा हुई तो अनुलोम विलोम की भी चर्चा हुई। आपने बात ये भी की कि भाई ऐसे लोगों को रेस्ट ज्यादा लेना चाहिए। अगर एक तरह से कहें तो क्या मेडिटेशन वाली बात आ गई, तो मेडिटेशन ज्यादा अच्छा रहेगा? बिल्कुल। मेडिटेशन से इतना इम्प्रूवमेंट इसमें देखने को मिलता है क्योंकि ये रोग डायरेक्टली कनेक्टेड है कहीं ना कहीं मानसिक रोग से। हम्म। हमारे खान पान से भी है, लेकिन जब मानसिक रोग से जो चीज कनेक्टेड है वो भी छोटी छोटी चीजों को लेके, तो वहां मेडिटेशन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। जितना वो रिलैक्स फॉर्म में मेडिटेशन या किसी भी मंत्र का वो जाप करता है, या अपने किसी भी इष्ट देव को वो याद करता है, या सिंपली वो कोई भी करता है, या फिर बिल्कुल रिलैक्स होके भी बिना कुछ सोचे वो जस्ट अपनी सांसों पे फोकस भी कर सकता है, तो उस तरह से करने से उसकी बॉडी में एक रिलैक्सेशन, वात का संचारण पूरी तरह से होगा, और हमारी बॉडी सेल्फ हील होना स्टार्ट होगी। बहुत और अच्छी यही बात बताई है meditation का बहुत। आपने। एक शब्द का उपयोग किया है डॉक्टर साहब, सेल्फ हीलिंग मोड में हमारी बॉडी चली जाती है हाँ। मेडिटेशन करने से। ये हाँ जी। मेडिटेशन का बहुत बड़ा ये आपने प्रभाव बताया। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आज आपसे आईबीएस के बारे में समझा हमने, और आपसे जानकारी मिली कि लगभग लगभग 9 से 10 करोड़ लोग हमारे देश में इस परेशानी से जूझ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं पर उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो इस बीमारी के शिकार हो चुके हाँ हैं। जी। बिल्कुल। हमारे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं जी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी लूज मोशन हो जाता है। तो बात तो यही हो गई, या हम खाना खाते हैं जी, पर जब भी कोई गर्म खाना खा लेते हैं तो ऐसे ही होता है जी, बाकी तो सब ठीक साथ चलता है। यानी कि उनको कभी फील होता है, कभी नहीं फील होता, और वो उसको नॉर्मल रूटीन समझ करके इस बात पर बहुत ज्यादा गौर नहीं करते। तो ऐसे में जब उनको शुरुआत हो गई है तो उसी समय कंट्रोल करने की आवश्यकता है, ताकि रोग आगे ना बढ़े
और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि बॉडी को सेल्फ हीलिंग मोड पर ले जाओ। चाहे उसके लिए आपको अनुलोम विलोम करना पड़े, चाहे आपको अच्छा मंत्र जप करना पड़े, या आपको मेडिटेशन का अभ्यास करना पड़े, साथ में उचित दवाओं का प्रयोग करके आप जल्दी राहत मिल सकती है आप लोगों को। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक आप यू। हमारे यहाँ पर आए और आपने बड़ी ज्ञानवर्धक बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।